Hello dear students, we are in the series of tense and exception and this is part 5 and verb of action is going on and this is part 3. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन हैव बीन। ऐसे ही पास्ट में आए तो डिड वॉज वर हैड बीन, फ्यूचर में गए तो विल शैल विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव विल हैव बीन शैल हैव बीन। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब यूज होगा या इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ पहली फर्ट में हमने 4 टेंस को पकड़ा है, ऐसे टेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब 1, सिंगुलर मीन्स 1 एंड प्लूरल का मतलब मोर देन 1। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी, इट या नाउन में अगर आए तो प्रॉपर, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, ये सब सिंगुलर में आते हैं। कॉमन और कलेक्टिव में दोनों होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज हो जाएगा उस सब्जेक्ट के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होगा। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, यू, दे, तो सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज होगा और सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आर का यूज होगा और हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। ऐसे ही वर का यूज तब होगा जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो और सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल में हो। आ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से बिहेव करता है। आई प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डू और हैव हेल्पिंग वर्ब ले करके किसका काम करता है, प्लूरल सब्जेक्ट होने का। लेकिन यही आई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ जब में पहुंचता है तो सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि वहाँ वो आई के साथ वॉज का यूज़ होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का यूज़ होता है। तो बाकी हेल्पिंग वर्ब, बाकी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग पढ़ेंगे और अभी फिलहाल इन 4 को पकड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, आई के साथ डू। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर इज, प्लूरल होने पर आर और आई के होने पर एम। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर हैज़ और प्लूरल होने पर हैव और आई के साथ हैव। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वॉज, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर वर और आई के साथ वॉज लगता है। वह मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, ही डज नॉट लीव मी अलोन। ता है, ती है, सेंटेंस के एंड में आया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि ता है, ती है, आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होता तो डू का यूज होता, ही डज नॉट लीव मी अलोन। और नॉट अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तुम मेरी नहीं मानते हो, यू डू नॉट फॉलो मी, यू डू नॉट फॉलो मी।
आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, यू है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ता है ती है, तुम मेरी नहीं मानते हो, यू डू नॉट, यू के साथ डू लगा, यू डोंट फॉलो मी। मुझे देर हो रही है, रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई के साथ आई एम लग गया। तुम देर कर रहे हो, यू आर डूइंग लेट, यू आर डूइंग लेट, यू के साथ आर आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा रही है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क प्रेजेंट परफेक्ट, लिया है दिया है, चुका है चुकी है। ही आया है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ हुआ। तुमने अपना भविष्य खराब कर लिया है, यू हैव स्पॉइल्ड योर फ्यूचर, सब्जेक्ट यू है प्लूरल है, यू के साथ हैव आया, प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है दिया है, यू हैव स्पॉइल्ड योर फ्यूचर। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था रही थी, आई के साथ वॉज आ गया। हम मछलियाँ मार रहे थे, मतलब मछलियों का शिकार कर रहे थे, वी वर फिशिंग, रहा था रही थी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी प्लूरल है, वी के साथ क्या आया, वर का यूज़ हुआ। वह मेरा हौसला बढ़ा रही थी, शी वॉज एनकरेजिंग मी, शी वॉज एनकरेजिंग मी, शी सिंगुलर है, वॉज आया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, रहा था रही थी। तुम बहाने बना रहे हो, यू आर प्रिटेंडिंग, यू आर प्रिटेंडिंग, देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट यू है प्लूरल है, आर लगेगा। गाइज ये तो 4 टेंस को हम लोगों ने कवर किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और भी टेंसेज हैं तो उनमें ऐसे कुछ टेंस हैं जिनमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे टेंस जिनमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, तो वहाँ पर हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर है तो भी डिड, प्लूरल है तो भी डिड, सिंगुलर है तो भी हैड पास्ट परफेक्ट होने पर, और प्लूरल है तो भी हैड का यूज़ होगा। आप देख सकते हैं वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब डिड एंड हैड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। मैंने नाश्ता नहीं किया, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट या आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट। हमने उसे नहीं उकसाया, हमने उसे नहीं उकसाया। वी डिडंट प्रोवोक हिम, वी डिडंट प्रोवोक हिम। आप देख सकते हैं कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर किसी भी टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट है, और तो वहाँ हम सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हमने उसे पहले ही बता दिया था, वी हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम, उसने हमें प्रलोभन दिया था, ही हैड टेम्प्टेड अस, ही हैड टेम्प्टेड अस। गाइज आपके मन में ये होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन। ऑलरेडी हमने हैज़ हैव के बारे में बता दिया, सिर्फ बीन लगाना है, बीन तो कॉमन है, तो हैज़ सिंगुलर के साथ चाहे हैज़ बोलिए चाहे हैज़ बीन बोलिए, सिंगुलर के साथ चाहे हैव बोलिए चाहे हैव बीन बोलिए प्लूरल के साथ। ऐसे अगर हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा। ऐसे अब आते हैं एक ही टेंस बचा है फ्यूचर। फ्यूचर में विल शैल कॉमन है, विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट, विल शैल में बी लगता है, विल बी शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट एंड विल हैव बीन शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमें यह पता चल जाए कि विल शैल का यूज़ कैसे होगा तो बाकी विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन सब यूज़ हो जाएगा। तो लेट्स नो विल शैल का यूज़ सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से नहीं होता है, विल शैल का यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से नहीं होते हैं। You can see here will and shall are not used according to the singular and plural subject. Will and shall are not used according to the singular or plural subject. मतलब अभी तक जो रूल चल रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उस हिसाब से यहाँ रूल नहीं चलेगा। फिर कैसे होगा, फ्यूचर के मूड पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल फ्यूचर है तो
तरीका कुछ और होगा, और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है तो कुछ और होगा। तो दीज आर यूज्ड मीन्स विल एंड शैल आर यूज्ड फॉर टू फ्यूचर, नॉर्मल फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। इस रूल को हम फॉलो करते हैं यहाँ पर विल और शैल के इस्तेमाल में। आप देख सकते हैं नॉर्मल फ्यूचर क्या होता, आप पूछेंगे कि ये नॉर्मल एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या है। बात अगर प्रोटोकॉल या गुड मैनर में रहकर कूल एटीट्यूड से बोला जाए, नॉर्मल तरीके से बात कही जाए, तो नॉर्मल फ्यूचर है। हियर वी प्रैक्टिस प्रोटोकॉल एंड गुड मैनर हैविंग कूल एटीट्यूड। और हियर पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज नॉर्मल, किसमें? नॉर्मल फ्यूचर में। लेकिन बात अगर गुस्से में की जाए, जोश में की जाए, जिद में की जाए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में कही जाए, जुनून के साथ कही जाए, तो वो बात जब फ्यूचर में आप बोलोगे वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहलाएगा। हियर वी शो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज स्ट्रॉन्ग। पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं कि नॉर्मल फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में विल शैल का यूज़ कैसे होगा। नॉर्मल फ्यूचर में आई और वी के साथ, यू कैन सी हियर, आई और वी के साथ शैल का यूज़, यू ही शी दे इट के साथ विल का यूज़। लेकिन बात अगर जोर लगाकर कही जाए तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहलाएगा। उस वक्त आई और वी के साथ विल और यू ही शी दे इट के साथ शैल का यूज़ होगा, जो कि आप आसानी से यू या ही या शी या दे के साथ शैल का यूज़ नहीं पाओगे। लेकिन होता है, ये रूल है। बात अगर सिंपली कह रहे हो, नॉर्मल मूड में कह रहे हैं, तो आई और वी के साथ शैल, यू ही शी दे इट के साथ विल का यूज़ होगा। लेकिन बात अगर जोर लगा के आप करो तो अब आई और वी के साथ विल और यू ही शी दे इट के साथ शैल का यूज़ होगा। लेकिन आज के जनरल कन्वर्सेशन में, बोल चाल में, हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है, इन जनरल कन्वर्सेशन वी मोस्टली यूज़ विल फॉर सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। मीन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर मोड में हम लोग विल का यूज़ करते हैं जनरल कन्वर्सेशन में। लेकिन ये रूल है, अगर कहीं आपको दिख जाए ही के साथ शैल, तो समझ जाइए बात जोर लगा करके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में कही जा रही है। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट है, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांत है। मुझे देर हो जाएगी, आई शैल बी लेट, आई बी लेट, आई बी का मतलब शैल बी, शैल, आई प्लस शैल मिल करके आइल बनता है। आप देख सकते हैं साइड में, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल इज इक्वल टू सब्जेक्ट अपॉस्ट्रोफी डबल एल। जैसे आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल का मतलब आइल, आइल इज इक्वल टू आई शैल भी है और आई विल भी है। ही इज इक्वल टू ही विल भी है, ही शैल भी है। हम आपके साथ चलेंगे, और आई शैल बी लेट में आप देख सकते हैं आई के साथ शैल लगा है, नॉर्मल फ्यूचर में है ये, मतलब सिंपल तरीके से आपने बात बोली है। मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, आई शैल बी लेट, ये नॉर्मल तरीके से बात आपने कही है। हम आपके साथ चलेंगे, अगर आप नॉर्मल फ्यूचर में रहेंगे, नॉर्मल फ्यूचर में हैं, तो वी शैल गो विद यू। लेकिन जोर लगा के अगर आपने बोला वी शैल गो विद यू, वी शैल गो विद यू की जगह क्या होगा, वी विल गो विद यू, वी विल गो विद यू, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में है। और वी शैल गो विद यू नॉर्मल तरीके से आपने कहा, जोर लगा के बोला वी विल गो विद यू, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट लीव यू। आप चाहें तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई वॉन्ट लीव यू, आई के साथ आपने विल लगाया है, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में है। वह तुम्हारी पोल खोलेगा, ही विल डिस्क्लोज योर रियलिटी, ही विल डिस्क्लोज योर रियलिटी, ही शैल डिस्क्लोज योर रियलिटी, ही विल डिस्क्लोज योर रियलिटी मीन्स नॉर्मल फ्यूचर में, सिंपल तरीके से आपने बोला। ही शैल डिस्क्लोज योर रियलिटी मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने बोला, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप बोला, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, जो मीन्स जोर लगा के आपने बोला। ही शैल डिस्क्लोज योर रियलिटी,
स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। ही शैल डिस्क्लोज योर रियलिटी। बट ही या शी या दे के साथ शैल का यूज आप आसानी से नजर नहीं आता, बट रूल 100% करेक्ट है। मैं बहुत जल्दी वहां हूंगा, मैं बहुत जल्द ही वहां हूंगा। आई विल बी देयर वेरी सून। आई के साथ विल लगा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आप हैं। वे किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे विल टॉलरेट नन, या दे शैल टॉलरेट नन। दे विल टॉलरेट नन मीन्स सिंपली आपने बोल दिया, लेकिन जोर लगा के बोला तो दे शैल टॉलरेट नन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। गाइज ये तो फ्यूचर विल और शैल का इसके यूज हुआ कि आप नॉर्मल फ्यूचर में हैं, सिंपल तरीके से बोलना है तो आई वी के साथ शैल और यू ही शी दे इट के साथ क्या लग रहा है, विल लग रहा है। लेकिन अगर जोर लगा के बोल रहे हैं, ताकत के साथ बोल रहे हैं तो आई वी के साथ विल और ही शी दे यू के साथ क्या लगा रहे हैं, शैल लगा रहे हैं। लेकिन जनरल कन्वर्सेशन में क्या लगाते हैं, सिर्फ विल। लेकिन अगर दो बातें आप घटनाएं एक के बाद एक हों और दोनों ही फ्यूचर में नजर आए होती हुई, जैसे अगर वह मुझे दावत देगा तो मैं आऊँगा, आऊँगा यहाँ पर भी फ्यूचर नज़र आ रहा और दावत देगा यहाँ पर भी फ्यूचर नज़र आ रहा। याद रखिएगा, अगर दो घटनाएं फ्यूचर में होती हुई नज़र आएँ तो भूल करके दोनों को फ्यूचर में ट्रांसलेट मत करिएगा। ऐसी घटना जो कंजंक्शन के जस्ट बाद आए वो प्रेजेंट में होगा और उसके बाद वाला हिस्सा फ्यूचर में होगा। तो अगर के बाद वाला हिस्सा प्रेजेंट में होगा तो अगर वह मुझे दावत देगा, ये बात आप ऐसे बोलना है, अगर वह मुझे दावत देता है तो मैं आऊँगा। इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल कम, इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल कम। गाइस फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर दो घटनाएं फ्यूचर में होती हुई नज़र आएँ तो भूल करके दोनों को फ्यूचर में ट्रांसलेट ना करिए। जिस घटना के पहले कंजंक्शन हो, मतलब जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से हो, वो प्रेजेंट में होगा और उसके बाद वाली घटना जिसके पहले कंजंक्शन ना हो वो फ्यूचर में होगा। तो इफ़ ही इनवाइट्स मी आई विल कम। यहाँ देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है, अगर दो घटनाएं फ्यूचर में होती नज़र आए हिंदी लैंग्वेज में तो कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में होगा, जो कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो प्रेजेंट टेंस में होगा। उसके बाद आप कॉमा लगाइए, फिर मेन क्लॉज वो फ्यूचर टेंस में होगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, अभी मैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर मतलब कंजंक्शन, तो अगर के बाद वाला हिस्सा प्रेजेंट में होगा और तो के बाद वाला हिस्सा क्या होगा, फ्यूचर में होगा। इफ़ यू कम हियर आई विल गो विद यू। आप चाहें तो मेन क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं, मतलब आई विल गो विद यू को पहले लिखिए तो ये कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा की जगह क्या होगा, इफ़ हो जाएगा। तो आई विल गो विद यू इफ़ यू कम हियर, इफ़ यू कम हियर कॉमा आई विल गो विद यू। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई विल गो विद यू इफ़ यू कम हियर। नाउ आप इस कंस्ट्रक्शन को भी लिख लीजिए कि मेन क्लॉज को पहले लिखिए, फिर कंजंक्शन आइए, फिर कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और आप अगर इसके पहले वाले कंस्ट्रक्शन में क्या था, कंजंक्शन से शुरू हुआ, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज आया, फिर कॉमा लगा, फिर मेन क्लॉज आया, तो दोनों ही करेक्ट हैं। बट ये माइंड में रख लीजिए कि अगर दो घटनाएं फ्यूचर में होती हुई नज़र आ रही हैं तो कंजंक्शन के जस्ट बाद वाला प्रेजेंट में होगा और जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से नहीं हो रही है वो मेन क्लॉज है, वो फ्यूचर में जाएगा। जब तुम बदतमीज़ी करोगे मैं दंडित करूँगा। व्हेन यू मिसबिहेव, जब क्या है कंजंक्शन, तो जब के बाद वाला क्या बनेगा, प्रेजेंट टेंस में जाएगा। व्हेन यू मिसबिहेव प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन यू मिसबिहेव आई विल पनिश, आई विल पनिश व्हेन यू मिसबिहेव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा
मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। जब तक ये कंजंक्शन है तो जब तक के बाद वाला हिस्सा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा ये फ्यूचर में जाएगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कॉमा आई वॉन्ट या आई विल नॉट हेल्प हिम। आप चाहें इसी बात को ऐसे लिखिए, आई वॉन्ट हेल्प हिम अनलेस ही वर्क्स हार्ड। मेरे घर पहुंचने से पहले वो सो चुकी होगी। शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम। आप देख सकते हैं वह सो चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये फ्यूचर परफेक्ट है। आप देखिए पहले शब्द क्या है, पहले शब्द ये कंजंक्शन है, बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। तो पहले के बाद वाला हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट हुआ और पहले के पहले वाला हिस्सा मेरा घर पहुंचना, इसकी शुरुआत कंजंक्शन से नहीं हो रही, ये प्रेजेंट। आप देख सकते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुकी होगी। यहाँ थोड़ा सा हिंदी में लग रहा है कि पहले के बाद वाला हिस्सा है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। इसको ऐसे बोलेंगे, वो सो चुकी होगी मेरे घर पहुंचने से पहले। इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हम आपको डिटेल इसका पढ़ाएंगे। तो ये हिंदी में ऐसा लग रहा है कि पहले के बाद वाला हिस्सा है, तो इसे आप प्रेजेंट में कर देंगे ना, ऐसा ना करिएगा। इसको ऐसे बोला जाता है, वो सो चुकी होगी मेरे घर पहुंचने से पहले। तो शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। आप देख सकते हैं अब बिफोर, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आई रीच होम है, इसके पहले क्या आया है, बिफोर आया है। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना, बिफोर आई रीच होम कॉमा शी विल हैव स्लेप्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर आई रीच होम कॉमा शी विल हैव स्लेप्ट, या शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। ये फ्यूचर परफेक्ट का ट्रांसलेशन है। ये इसका डिटेल हम फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अगर दो घटनाएं फ्यूचर में होती हुई नज़र आएं तो कंजंक्शन से जो शुरू होगा वो प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट होगा, और जो बगैर कंजंक्शन से शुरू हो रहा है वो फ्यूचर में जाएगा। तो शी विल हैव स्लेप्ट के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। और आई रीच होम के पहले बिफोर आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने आपके सामने क्लॉज का जिक्र कर दिया, तो थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या है। बाकी डिटेल सिंथेसिस चैप्टर जब शुरू होगा उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लॉज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज वन फाइनाइट वर्ब and makes either complete or incomplete meaning is known as clause. मतलब group of word that has one finite verb and makes either complete or incomplete meaning is known as clause. Sentence में क्या होता है, यही फर्क है sentence और clause में। Group of word that has at least one finite verb and makes complete meaning. Sentence में कम से कम एक verb होता है और complete meaning निकलता है। क्लॉज में सिर्फ एक वर्ब होता है। सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लॉज में सिर्फ एक वर्ब होता है और वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट कोई भी मीनिंग दे सकता है, जबकि सेंटेंस सिर्फ कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लॉज दो तरह होते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग दे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे वो डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज यू कैन सी हियर, इट मेक्स कंप्लीट मीनिंग। ये दो तरह होते हैं, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, और दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग, इट मेक्स इनकम्प्लीट मीनिंग। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और ये तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला आता है तो उसे सिंपल सेंटेंस कहिए, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इफ इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स अलोन इट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। इसीलिए सिंपल सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है, वन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस इज नोन एज सिंपल सेंटेंस।
इफ इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स विद डिपेंडेंट क्लॉज देन कॉम्बिनेशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आए तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंस्ट्रक्शन यू कैन सी हियर, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज भी कहते हैं, देन कंजंक्शन, देन इसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आए तो इस कॉम्बिनेशन को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इफ इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स विद अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज देन कॉम्बिनेशन इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। यू कैन सी हियर, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं, देन कंजंक्शन, और देन उसके बाद दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है जिसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कंपाउंड कहलाता है। इस तरह से बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सेंटेंस तीन होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ डिपेंडेंट क्लॉज आया हुआ है। और कंपाउंड सेंटेंस का मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहलाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ये हमने बहुत ही ब्रीफ में बताया है, इसका डिटेल सिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ सम मोर एग्जांपल। अगर तुम घर पर रुकोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इफ़ यू stay at home, I will come to meet you. If you stay at home, I will come to meet you. आप देख सकते हैं अगर के बाद if के बाद क्या आया है? if क्या है? कंजंक्शन है। इसके बाद जो आ रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, I will come to meet you, ये इसकी शुरुआत कंजंक्शन से नहीं हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। आप चाहें इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल कम टू मीट यू इफ़ यू स्टे एट होम। आई विल कम टू मीट यू इफ़ यू स्टे एट होम। और अगर ये बात आपने कही और नहीं हो पाया, क्योंकि ना वो बंदा रुका घर पर और ना आप उससे मिलने गए, और फिर आप ऐसा सेंटेंस बोलो, अगर तुम घर पर रुकते तो मैं तुमसे मिलने आता। अगर तुम घर पर रुकते तो मैं तुमसे मिलने आता। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, और जो विल है वो वुड में हो जाएगा चेंज, और जो शैल है वो शुड में चेंज होगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ होगा। इफ़ यू स्टेड एट होम, आई वुड कम टू मीट यू। आई वुड कम टू मीट यू। और आई वुड कम टू मीट यू इफ़ यू स्टेड एट होम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप आएंगे तो हम सब आपका स्वागत करेंगे। अगर आप आएंगे तो हम सब आपका स्वागत करेंगे। इफ़ यू कम, वी ऑल शैल वेलकम यू, या वी ऑल शैल वेलकम यू इफ़ यू कम। लेकिन अगर बात नहीं हुई और ना बंदा आया और ना वेलकम हुआ, अब फिर बंदे ने बात किया उस बंदे से, तो ऐसे बोला, यदि आप आते तो हम सब आपका स्वागत करते। ये पास्ट में चला गया। यदि आप आते तो हम सब आपका स्वागत करते। इफ़ यू केम, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। इफ़ यू केम, वी ऑल शुड वेलकम यू। शैल किस में चेंज हुआ? शुड में। विल किस में चेंज होगा? वुड में। इफ़ यू केम, वी ऑल शुड वेलकम यू। वी ऑल शुड वेलकम यू इफ़ यू केम। सो गाइज, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने विल शैल के यूज़ कैसे होंगे, नॉर्मल फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, और इसके अलावा हमने हर वो हेल्पिंग वर्ब पढ़े कि कब कब यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए, कब प्लूरल के लिए। और जो सबसे बेहतरीन रूल आज हम लोगों ने सीखा वो ये है कि अगर दो घटनाएं फ्यूचर में होती हुई नज़र आएँ तो वो दोनों फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं होंगे। उनमें से एक प्रेजेंट या पास्ट में जाएगा और दूसरा फ्यूचर में होगा। और प्रेजेंट या पास्ट वाला पोर्शन कौन है? जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से होगी। और अगर प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में चला जाएगा, और अगर पास्ट में जा रहा है तो विल वुड में चेंज होगा और शैल शुड में चेंज होगा।
Okay guys, take care. Thank you so much.